तो आज भारत ने एक ऐसा विराट संकल्प लिया है जिसकी ऊंचाई देखते देखते जिनपिंग के पैर फिसल जाएंगे, वो लड़खड़ा जाएंगे, उनकी आर्मी धराशायी हो जाएगी। खबर है कि दुनिया की सबसे ऊंची एयरफील्ड के शिलान्यास, आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ शिलान्यास नहीं है, ये वो पत्थर है जिसकी चोट ने चीन के इरादों को चकनाचूर कर दिया। इस खबर में जिनपिंग और उनकी रेड आर्मी की तसल्ली बख्श मरम्मत के सूत्र हैं, इसलिए सबसे पहले आपको सत्ता की वर्कशॉप में लेकर चलेंगे, जहां हर फ्रंट पर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले चीन की मरम्मत स्वयं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। जी हां, यह मरम्मत आज बहुत ही दिलचस्प है और हम सत्ता की वर्कशॉप में जब भी किसी को उसकी मरम्मत करने के लिए लाते हैं तो अमूमन खुद ही करते हैं, लेकिन इस बार हमने विशेष अतिथि के तौर पर अपनी सत्ता की वर्कशॉप में देश के रक्षा मंत्री को बुलाया है। और आज आप देखेंगे कि देश के रक्षा मंत्री हमारे ये जो तमाम टूल्स हैं उनके जरिए चीन की मरम्मत करेंगे। हालांकि उनके जो टूल्स हैं वो थोड़े दूसरे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि ये पेचकस है तो पेच कसने के लिए, लेकिन असल में जब हम इस पेचकस की बात करते हैं तो हम अपने विचारों से, हम अपने तर्कों से, शब्दों से उन एजेंडा चलाने वाले लोगों का या फिर देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों का पेच कसते हैं। तो सत्ता की वर्कशॉप में सबसे पहले उन औजारों से आपका परिचय करवा देते हैं जिनके जरिए दूसरों की जमीन हड़पने वाले चीन के इरादों का रिपेयर वर्क होगा। ये टूल्स हैं, पेचकस मैंने आपको दिखाई दिया, महत्वपूर्ण है, उसके बाद हथौड़ा है और उसके बाद पाना भी है और कुछ कोड वर्ड्स भी इनके साथ हमने लिखे हुए हैं जो जिनपिंग और उनकी सेना के संदर्भ में एकदम फिट बैठते हैं। इन्हें एक एक करके समझ भी लेते हैं। पेचकस वाला कोड वर्ड है न्योमा। जिनपिंग की साजिश के पेच भारत की न्योमा एयरफील्ड से कसे जाएंगे। इस एयरफील्ड का शिलान्यास करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की विस्तारवादी सोच को ऐसे टाइट किया है कि आगे भारत के खिलाफ कोई भी हरकत करने से पहले जिनपिंग 100 बार सोचेंगे। अब अगला कोडवर्ड जो हम आपको बता रहे हैं वो प्लास वाला है और ये जो प्लास वाला कोडवर्ड है ये है K9 वज्र। K9 वज्र से चाइनीज सैनिकों को एकदम लाइन पर लाया जाएगा। LAC पर ज्यादा इधर उधर करने की गुंजाइश नहीं होगी। ये न्योमा एयरफील्ड से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। इस तरह हवाई और जमीनी मारक क्षमता बढ़ रही है। और उसके बाद जो अगला टूल है वो है ये हथौड़ा। हथौड़े वाला कोडवर्ड है BRO। BRO के सड़क से चाइनीज विस्तारवाद पर गहरी चोट हुई है। और पाने वाला कोडवर्ड है ड्रोन। हर वक्त जासूसी ड्रोन भेजने वाले रेड आर्मी को भारत की ड्रोन आर्मी एकदम टाइट कर देगी। इससे घुसपैठ और जासूसी पर ब्रेक लगेगा। अब सिर्फ 20 सेकंड में आप ये जानिए कि राजनाथ सिंह ने आज कैसे भारत के विराट संकल्प की झलक दुनिया को दिखाई। आज राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में 2491 करोड़ की 90 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 22 सड़क, 63 पुल, अरुणाचल प्रदेश में नेचुफू सुरंग और 2 एयरफील्ड और 2 टनल शामिल हैं। सबसे अहम 13,700 फीट पर बनने वाला न्योमा एयरफील्ड है जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजनाथ सिंह ने शिलान्यास किया। इसके अलावा सामा में बन रहे 422.9 मीटर लंबे देवक ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया। जब आपकी गाड़ी में कोई समस्या आती है तो आप उसे वर्कशॉप में लेकर चलते हैं, जैसे कि हमने अपनी ये वर्कशॉप बनाई हुई है, लेकिन इसके जरिए हम असल में वैचारिक मरम्मत करते हैं। जब संकट सरहद पर आता है, जब चुनौतियां सरहद पर मिलती हैं तो दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी करनी होती है। इसी का हिस्सा है ये निर्माण, ये विकास कार्य। पूर्वी लद्दाख के न्योमा में एयरफील्ड पर भी काम शुरू करने जा रहा है और इसे लद्दाख में अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया जाएगा और यह दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा। हजार फीट की ऊंचाई पर ये वो
आपका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, जो भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर ना सिर्फ आपके जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, बल्कि भारी भरकम ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को भी उतारा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से बिल्कुल पास यानी 15 नॉटिकल माइल्स पे भी यानी मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर दूर LAC है, यानी वो इलाका जहाँ पर लगातार भारत और चीन के सैनिक आमने सामने बैठे थे। न्योमा का इंपॉर्टेंस यही कि यहाँ पर जो समतल इलाका है, तो चीन की कोशिश रहती है कि इन्हीं स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को या फिर इन बेस को एक्सप्लोर कर यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश किया जाए। लेकिन हमारी ये जो आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक जो हमारी जो प्लेसेस हैं, इन्होंने भारत को इतनी ज़्यादा मजबूती दी हुई है कि आज के वक्त में चीन ऐसा सोच भी नहीं सकता। It is a difficult terrain, as you can see around. यहाँ पे आपको you can see snow-covered mountains, you can see barren deserts, you can see plain area, and the temperature here goes till to -40, -30. तो न्योमा एयरफील्ड से चीन को परेशानी क्यों होगी, ये भी अब समझ लीजिए। न्योमा एयरफील्ड चीन की सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, ये जमीनी दूरी है। वहीं हवाई दूरी की बात करें तो ये चीन की सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। न्योमा एयरफील्ड से चीन के कुटिल इरादों का रिपेयर वर्क तसल्ली से अब हो सकता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बन रहा है। इससे LAC के करीब तक फाइटर ऑपरेशन आसान होगा। यह पूर्वी लद्दाख को सुरक्षित करने वाला वायुसेना का पहला रिस्पॉन्डर यानी प्रतिक्रिया देने वाला बेस होगा। ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग, चुशुल, गलवान में चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। राफेल, तेजस, सुखोई 30, MiG-29 लड़ाकू विमानों को यहां से उड़ाया जा सकता है। यह लद्दाख में तीसरा फाइटर एयरबेस होगा। इससे पहले ले और थोइस में एयरबेस हैं। जंगी ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल होगा। अब कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए न्योमा एयरफील्ड वाला ये पूरा इलाका जिनपिंग और रेड आर्मी के इलाज के लिए कितना कारगर है। तो टूल्स और भी हैं, इलाज और भी है। न्योमा एयरफील्ड सिर्फ एक झांकी है, चीन की मरम्मत अभी बाकी है। न्योमा एयरफील्ड से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर एक और हथियार है जो चीन का उचित इलाज करने के लिए तैयार है। इसका नाम है K9 वज्र तोप, जिससे बरसते गोले दुश्मनों के कैंप में तबाही मचाते हैं। सत्ता की वर्कशॉप में आपको अब K9 वज्र की ताकत दिखाते हैं। आप कुछ सेकंड की न्यूज रील में इस ताकत को देखिए। K9 वज्रा हॉविट्जर गन को 2017 में करीबन 5 रेजिमेंट को भारत की इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। मकसद था कि भारत को एक ऐसी आर्टिलरी गन चाहिए थी जो न सिर्फ दूरगामी इलाकों में, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में इसको ले जाया जा सके, बल्कि इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा हो। जो रेंज है यानी इसकी कैलिबर्स है, यानी जो इसकी रेंज है वो 50 किलोमीटर तक की है और 30 सेकंड के अंदर 3 शेल्स को फायर किया जा सकता है। यानी हर 10 सेकंड में एक शेल को फायर करके ये दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। यानी अगर दुश्मन ये जानना चाहे कि आपकी आर्टिलरी गन कहाँ खड़ी है तो वो ये नहीं पता कर पाएगा, क्योंकि एक शेल फायर करने के बाद ये मूव करके दूसरी जगह से दूसरा शेल फायर कर सकती है। तो ये इसकी एक बेहतरीन खूबियाँ हैं जो ईस्टर्न लद्दाख के ऐसे इलाकों में भारतीय सेना के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। देखिए ये है पूरी आर्टिलरी गन के, इसकी एंट्री जो है इसके आर्टिलरी गन की तरफ से होती है और इसमें करीबन, मेरे कैमरा पर्सन अगर अंदर आ सकें तो मैं आपको पूरा ब्रीफ कर दिखाना चाहूँगा कि कैसे काम करते हैं। 5 लोगों की टीम होती है जिसमें 4 लोग जो होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, एक जो ड्राइवर होता है यानी जो मेन होता है वो आगे होता है, बाकी जो कंट्रोलर, गनर, लोडर और चौथे जो शख्स होते हैं वो इसी चारों के अंदर बैठते हैं। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं शेल्स को तो ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है।
और सत्ता की वर्कशॉप में अब वक्त है विकास वाले हथौड़े का, जिसका मुख्य सूत्रधार है बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। पिछले साल दिसंबर में सरकार की ओर से लोकसभा में यह जानकारी दी गई थी कि बीआरओ ने सीमा पर पिछले 5 वर्षों में कुल 13,525 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाया है। इसमें से चीन से सटे राज्यों में 8,588 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास हुआ है। सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण लद्दाख में किया गया है। यहां 3,140 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 3,097 किलोमीटर, उत्तराखंड में 947 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में 740 किलोमीटर और सिक्किम में 664 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बीआरओ के काम की जबरदस्त तारीफ की। चीन के सीने तक सड़कों का जो जाल और सुरंग वाला जो नेटवर्क पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान बीआरओ का है। आज जम्मू कश्मीर के सांबा में राजनाथ सिंह ने जिन 90 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, वो भी बीआरओ के युद्ध स्तर वाले इस परिणाम का जो प्रयास किया उन्होंने किया, उसका परिणाम है। कुछ सेकंड्स में बीआरओ के पहाड़ तोड़ परिश्रम की रील देखिए और देखिए कि कैसे एक हथौड़े की तरह उन्होंने चीन के सीने पर चोट की। जम्मू सांबा ज़िले में बॉर्डर इलाके में सटी की जो ब्रिज है वो यहाँ पर बीआरओ की तरफ से इसका पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई। साथियों, हिमालय के दुर्गम इलाकों में सड़कों का निर्माण करके आप लोगों ने भारत की रक्षा करने में हमारी आर्म्ड फोर्सेस की काफी मदद की है। मैं देख रहा था कि 900 डेज होते हैं, 900 दिन होते हैं। 900 दिनों में लगभग 300 रोड, ब्रिजेस और टनल्स, इन सब का जो है लोकार्पण हुआ है। देवक ब्रिज जो है केवल 3.5 किलोमीटर दूर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, अगर उनको कहीं सांबा डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी डिप्लॉय होना पड़े तो ये ब्रिज सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लद्दाख में हमारे इस 90 में से 26 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसकी लागत जो है 642 करोड़ है। और अरुणाचल में हमारे 36 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिनकी लागत जो है 800 करोड़ है। तो अगर लागत से देखा जाए तो 60% लागत हमारी इन्हीं 2 स्टेट्स में गई है। टनल जिसका 15 फरवरी को भारत सरकार ने उसका अनाउंसमेंट किया है, वो संसार की सबसे ऊंची टनल होगी जब बनकर तैयार होगी। ब्रगांजा ब्रिज जो हम ससोमा ससकला के आगे ब्रगांजा है, श्योक रिवर पर बना रहे हैं, वो 15,200 फुट पर है। तो सत्ता की वर्कशॉप का शटर गिराने से पहले जिनपिंग और उनकी रेड आर्मी की मरम्मत से निकले 3 मैसेज अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। मैसेज नंबर 1 क्या है? न्योमा एयरफील्ड से रेड आर्मी का अवैध कब्जे वाला प्लान फेल होगा। वायुसेना की आसान स्ट्राइक, वज्र के गोले, पक्का एंटी ड्रोन बंदोबस्त है। मैसेज नंबर 2, भारत बॉर्डर पर हर कीमत पर विकास करेगा, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ये नया भारत है, सड़क बना कर दौड़ा देगा। मैसेज नंबर 3 क्या है? जिनपिंग के विस्तारवादी आइटम नंबर जब फ्लॉप होते हैं और होते रहेंगे, समय का चक्र अब घूम चुका है। तो सत्ता की वर्कशॉप में अब हम आपको बाकी खबरों की तरफ लेकर चलेंगे, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि ये जो हमारे टूल्स हैं, आपको देखकर लगता होगा पेचकस, प्लास, हथौड़ा, ये सब लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। असल में हम इन टूल्स के जरिए लोगों को एक संकेत देते हैं। ये प्रतीकात्मक हैं, संकेत हैं वैचारिक मरम्मत के, उन लोगों की मरम्मत के जो कि मानते नहीं हैं, बार बार भारत के खिलाफ कोई ना कोई एजेंडा या प्रोपोगंडा लेकर चलते रहते हैं। तो अभी तो हमने आपको बताया कि आज कैसे देश के रक्षा मंत्री ने चीन की सरहद पर जमकर मरम्मत की। अब हम आपको बताते हैं कि मरम्मत सिर्फ यहीं तक नहीं हुई है, उसकी मरम्मत का एक और सामान भारत की सेना ने तैयार किया है, जो कि इस वक्त वहाँ पर जिसकी टेस्टिंग की जा रही है। चीन की रेड आर्मी को जवाब देने के लिए भारत की ड्रोन नीति अब जिनपिंग के होश उड़ाने वाली है। भारत लद्दाख में ऐसे ड्रोन का परीक्षण कर रहा है जो बेहद घातक और विध्वंसक हैं। यह है पोलैंड में बना वॉर्मेट ड्रोन। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में
इस ड्रोन का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। पुतिन आर्मी पर यह ड्रोन काल की तरह बरस रहा है। यूक्रेन ने पोलैंड से यह ड्रोन खरीदा है, अब भारत के पास भी ये ड्रोन है और LAC पर उड़ान भी ये भर रहे हैं। तो जिनपिंग की सेना इस वक्त दहशत में है। ये ड्रोन इतने ताकतवर हैं कि चीन के बंकरों को पल भर में नष्ट कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल निगरानी और हमले दोनों के लिए हो सकता है। आपको बता दें कि वॉर्मेट ड्रोन एक इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए ऑपरेट होता है। ये विस्फोटकों के साथ हमला कर सकता है। वॉर्मेट ड्रोन समुद्र तल से 150 से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। सत्ता में उस कमल की बात जिस पर सियासी कांटे निकल आए हैं। ये कमल उस नई ड्रेस पर बना है जिसे संसद का स्टाफ नए संसद भवन में पहनने वाला है। तारीख है 19 सितंबर, वो दिन जब देश में कुछ नया होने वाला है, जो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक शुभ समाचार है। 19 सितंबर को नए संसद भवन में विशेष सत्र शुरू होगा। वैसे तो सत्र की शुरुआत 18 सितंबर को पुराने संसद भवन से हो जाएगी, लेकिन 19 तारीख को गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर सत्र नए संसद भवन में शिफ्ट होगा। और दूसरी बड़ी बात यह कि नए संसद भवन में स्टाफ के लिए नई नई ड्रेस भी आ चुकी है। यानी 19 सितंबर को न्यू पिंच वाला दिन है। लेकिन ड्रेस पर सियासी दंगल से पहले हम आपको नए नए संसद भवन की नई ड्रेस का फर्स्ट लुक दिखा देते हैं। जो नए कपड़े संसद भवन के स्टाफ के लिए आए हैं उनमें कमल के फूल वाली शर्ट है जिस पर कमल के फूल बने हुए हैं। इस शर्ट के साथ खाकी पैंट है जो संसद के स्टाफ के लिए मंगवाई गई है। इसके अलावा इस शर्ट और पैंट के लिए मरून जैकेट का कॉम्बिनेशन भी रखा गया है। संसद भवन के स्टाफ की नई ड्रेस में इस बार मणिपुरी पगड़ी को भी शामिल किया गया है, जिसकी सांकेतिक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा मिलिट्री के जैसी कैमोफ्लेज जो ड्रेस है वो भी स्टाफ के नए कपड़ों में शामिल होगी जो सुरक्षा में तैनात हैं। लेकिन कौन सा स्टाफ क्या पहनेगा और पहले क्या पहनता था, इस पर भी सत्ता की एक कुंजी आपको खोलकर दिखाते हैं। जैसे सचिवालय के कर्मचारी पहले बंद गले का सूट पहनते थे, लेकिन अब उन्हें कमल के फूल वाली शर्ट, खाकी पैंट और नेहरू जैकेट दी जाएगी। ये ड्रेस टेबल ऑफिस, संसदीय रिपोर्टिंग टीम और नोटिस ऑफिस के कर्मचारी पहनेंगे। इसी तरह संसद भवन के सुरक्षा कर्मचारियों की वेशभूषा भी बदल जाएगी। अभी तक ये सुरक्षाकर्मी सफारी सूट पहनते थे, लेकिन अब इन्हें मिलिट्री की तरह कैमोफ्लेज ड्रेस दी जाएगी और इस ड्रेस के भी 2 अलग अलग शेड हैं। दोनों सदनों के मार्शल की पोशाक भी बदली जा रही है। पहले इन मार्शल के सिर पर कलगी वाली पगड़ी होती थी, लेकिन अब ये मार्शल मणिपुरी पगड़ी पहनेंगे। इसी तरह संसद भवन की महिला कर्मचारियों के ड्रेस और साड़ी में भी बदलाव किया गया है। खास बात यह है कि इस ड्रेस को अलग अलग मौसम के हिसाब से बनवाया गया है। मतलब गर्मी के लिए अलग ड्रेस होगी और सर्दी में इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। TV9 भारतवर्ष के पास इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स मौजूद हैं जो हम अपने न्यूज मित्रों को अब दिखा रहे हैं। जैसे गर्मी में संसद स्टाफ में मौजूद पुरुष और महिला अफसरों के लिए दूसरे कपड़े हैं, जबकि सर्दी के लिए फुल स्लीव्स के कपड़े डिजाइन किए गए हैं। इसी तरह संसद के चैम्बर अटेंडेंट के लिए भी अलग अलग कपड़े बनवाए गए हैं और इसमें भी महिला और पुरुषों के लिए सर्दी और गर्मी के हिसाब से कपड़े तय किए गए हैं। जो पुरुष और महिला सुरक्षाकर्मी संसद के अंदर रहेंगे उनके लिए गर्मी में अलग कपड़े होंगे, लेकिन सर्दियों के मौसम के लिए दूसरे कपड़े बनवाए गए हैं। हालांकि ड्रेस का रंग एक जैसा ही है। इस तरह जो महिला और पुरुष कर्मी संसद के बाहर ड्यूटी पर तैनात रहेंगे उनके लिए भी नए कपड़े तैयार हैं जो अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग रहेंगे। लेकिन इस बदलाव पर राजनीतिक बवाल भी शुरू हो चुका है। स्टाफ की शर्ट पर कमल का जो प्रिंट है और उसे लेकर सियासी दंगल छिड़ा हुआ है, क्योंकि कमल की बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी है। इसलिए कांग्रेस ने इस पर सवाल पूछ लिया है। कांग्रेस का सवाल है कि संसद के स्टाफ की शर्ट पर कमल का फूल क्यों है, राष्ट्रीय पशु बाघ या फिर राष्ट्रीय पक्षी मोर की तस्वीर क्यों नहीं।
जवाब में बीजेपी का कहना है कि संसद भवन के स्टाफ का ड्रेस कोड सदन के स्पीकर का विशेषाधिकार है। इन बयानों के बीच राजनीति का पारा थोड़ा सा बढ़ गया। Why they are not ready to put the peacock, which is the national bird, in the dress, but they choose the lotus in the dress code of the parliamentary staff? Because the BJP party symbol is lotus. How cheap we are. सवाल ये नहीं कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। ये आपके और मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी है क्या कि बच्चे को सरप्राइज देना है? ये भारत के सदन की गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। पार्लियामेंट का सारा विषय माननीय स्पीकर साहब के क्षेत्राधिकार में आता है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि आखिर संसद भवन के स्टाफ का ड्रेस कोड फाइनल कैसे और कब किया गया। सूत्रों के मुताबिक नए संसद भवन के निर्माण के बाद 2022 में शीतकालीन सत्र से नई ड्रेस पर काम शुरू किया गया। लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय के 5 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई। इसी वर्ष 2023 में बजट सत्र के दौरान निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ बातचीत शुरू हुई। देश के सभी 18 NIFT से नई ड्रेस का डिजाइन तैयार करने को कहा गया। मई 2023 में सचिवालय के अधिकारियों की कमेटी ने ड्रेस के डिजाइन को फाइनल कर दिया। मई 2023 में ही NIFT को नई ड्रेस तैयार करने का ऑर्डर दे दिया गया। वैसे खबर है ये ड्रेस पिछले सत्र में ही डिलीवर हो चुके थे, लेकिन नए संसद भवन में शिफ्टिंग नहीं होने की वजह से इस ड्रेस कोड को लागू नहीं किया गया। और अब 19 सितंबर से नए संसद भवन में विशेष सत्र की शुरुआत के साथ संसद का स्टाफ इस नई ड्रेस में नजर आएगा। वैसे आज जिस कमल को लेकर सियासी दंगल शुरू हुआ है, आज हमने भी बहुत रिसर्च के बाद आप सभी न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की एक खास कुंजी तैयार की है। हम आपको ये बताते हैं कि हिंदू धर्म और परंपरा में कमल का क्या महत्व है। भारतीय संस्कृति में कमल को शुभत्व, सौंदर्य और प्रामाणिकता का चिन्ह माना गया है। कमल का फूल हिंदू धर्म में पवित्र, पूजनीय, शांति और बुराइयों से मुक्ति का प्रतीक है। यही कमल ब्रह्मा जी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का आसन भी है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कमल का फूल भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ था और फिर इसी कमल पर विराजमान होकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। इसके अलावा मां लक्ष्मी के 1008 नामों में ज्यादातर कमल पर ही आधारित हैं, इसलिए सभी फूलों में कमल को पुष्पराज भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, भारतीय धर्म ग्रंथों और वेदों में भी कमल का जिक्र किया गया है। जैसे ऋग्वेद में हजारों साल पहले पुंडरिक के खिलने का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद और छांदोग्य उपनिषद में मनुष्य के हृदय से कमल की तुलना की गई है, जबकि पद्म पुराण में कौस्तुभ मणि यानी भगवान विष्णु के सबसे मूल्यवान आभूषण के रूप में कमल का वर्णन किया गया। अब उसी कमल के संसद स्टाफ की ड्रेस पर आने के बाद विवाद शुरू हो चुका है। वैसे हमारे कम न्यूज मित्र ही ये बात जानते होंगे कि इससे पहले भी राज्यसभा में मार्शल की ड्रेस में बदलाव किया गया था, जिस पर विवाद हो गया था। साल 2019 में राज्यसभा के मार्शल्स को जो ड्रेस दी गई, उस पर कई सैन्य अफसरों और नेताओं ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था ये ड्रेस आर्मी की ब्रिगेडियर रैंक और उससे ऊपर की वर्दी से मिलती जुलती है। डार्क ब्लू कलर की ड्रेस में राज्यसभा के मार्शल को नीले रंग की एक कैप भी दी गई थी, जबकि पुरानी ड्रेस का कलर क्रीम था और मार्शल पारंपरिक पगड़ी पहनते थे। लेकिन जब मार्शल की इस पोशाक पर विवाद शुरू हुआ, लोगों ने विरोध दर्ज कराया तो इस पर दोबारा विचार करने को कहा गया और बाद में इसे बदल भी दिया गया था। देश में चिंगारियां सिर्फ संसद की पोशाक पर ही नहीं है। सनातन धर्म को लेकर भड़कते सियासी शोले भी अभी शांत नहीं हुए हैं। एक के बाद एक विस्फोटक बयान और उनके जोरदार जवाब लगातार देखने को मिल रहे हैं। आपको कुछ कीवर्ड्स में बताते हैं कि कैसे सनातन पर सियासत हो रही है। दो गुट बढ़ गए हैं। पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई में शब्दों की मर्यादा की सीमा भी पार हो गई है। आपने इस लड़ाई के कुछ, अब हम आपको कीवर्ड्स बताते हैं। एक पक्ष से कहा जा रहा है कि सनातन एड्स, कुष्ठ रोग है, तो दूसरा पक्ष आंख निकालने की धमकी दे रहा है। एक तरफ से कहा जा रहा है सनातन को खत्म कर देंगे, तो जवाब मिल रहा है सनातन खत्म करने की हैसियत नहीं। कोई कह रहा है सनातन का मिटना जरूरी है, तो इस पर भी जवाब दिया जा रहा है कि मुगल भी सनातन को नहीं मिटा सके।
कोई हिंदू धर्म को धोखा बता रहा है तो कोई ऐसे बयान जीभ काटने की बात कह रहा है। ऐसी ही जुबानी जंग वाली फुल एक्शन रील सिर्फ 1 मिनट 37 सेकंड में हम आपको दिखाते हैं। तो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, वो उठने वाली हर एक बात को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम सर्वधर्म समभाव में यकीन रखते हैं, हम इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, मैं भी हूँ। हमारे धर्म में इस भाषा का प्रयोग भी हो सकता है, यही कारण है इनको ढोंगी बुलाने का। तो जब सनातन पे वार, संविधान पे प्रहार, भारत विरोधी दुष्प्रचार, इनका कॉमन, इस कुनबे का कॉमन, कुंठित कुनबे का कॉमन कार्यक्रम हो तो इसी तरह की बात सुनाई पड़ेगी। एक बात उनको भी समझना चाहिए, सनातन भारत की आत्मा है। सनातन धर्म को लेकर जो उनकी की गई टिप्पणियां हैं वो उत्तेजनात्मक हैं और आपत्तिजनक हैं। यद्यपि इंडिया का गठन एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए दिया गया है, ना कि किसी व्यक्ति के। जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने किया है वो सनातन हिंदू धर्म के विरोध में है। उनको उनका अंत नजदीक आ चुका है। इनमें से किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो किसी और दूसरे व्यक्ति को सरकार के पीछे को सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना, और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या है? और सत्ता में अब बात करते हैं जिनपिंग के लापतागंज की। एक ऐसा लापतागंज जिसमें चीन के मंत्री एक के बाद एक गायब होते जा रहे हैं। चीन के पूर्व विदेश मंत्री के बाद अब चीन के रक्षा मंत्री का भी पिछले 14 दिनों से कोई अता पता नहीं है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है, क्या इसके पीछे जिनपिंग का ही हाथ है? क्या चीन में मंत्रियों का जो लापतागंज बना है उसके पीछे शी जिनपिंग का ही षड्यंत्र है? क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने ही मंत्रियों को गायब करवा रहे हैं? क्या एक एक करके शी जिनपिंग अपने करीबियों को रास्ते से हटा रहे हैं? सत्ता के लिए शातिर जिनपिंग ने खुद अपने मंत्रियों को गायब करने की क्या बड़ी साजिश रची है? जो बीजिंग के वीवीआईपी मंत्री लापता हो रहा है, क्या इस पूरे एपिसोड के डायरेक्टर शी जिनपिंग ही हैं? क्योंकि पहले विदेश मंत्री और अब रक्षा मंत्री के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर कहा जा सकता है कि चीन की कैबिनेट खतरे में है। आपको जिनपिंग के विदेश मंत्री रहे किन गैंग का एक चेहरा का नाम याद होगा, जिन्हें करीब करीब 1 महीने तक लापता रहने के बाद जिनपिंग ने पद से हटा दिया था और नया विदेश मंत्री बना दिया था। और अब चीन के रक्षा मंत्री ली शैंगफू भी पिछले 2 हफ्ते से उनकी कोई खोज खबर नहीं है। ऐसे में शक की सुई बार बार जिनपिंग की ओर ही जा रही है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर मंत्रियों के गायब होने के पीछे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर ही शक क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जिनपिंग का ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि जिनपिंग अपने करीबियों को रास्ते से हटाने के लिए बदनाम है। दूसरी वजह, मंत्रियों के पास जिनपिंग के बड़े बड़े राज हैं, जिसमें मनी ट्रैप से लेकर विस्तारवाद वाली सनक तक शामिल है। पिछले लंबे वक्त से कई फ्रंट पर जिनपिंग और उनका देश बुरी तरह पिटता जा रहा है। चीन में जो आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है उससे भी जिनपिंग का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि चीन की जनता में ही अब जिनपिंग के खिलाफ बहुत गुस्सा है। अब माना जा रहा है कि जिनपिंग अपनी सत्ता पाने के और सत्ता जाने के डर से अपने ही मंत्रियों को टारगेट करने में जुट गए हैं, ताकि उनकी पोल दुनिया के सामने खुल ना जाए। माना जा रहा है कि चीन के रक्षा मंत्री ली शैंगफू को भी जिनपिंग ने ही गायब करवा दिया है। 29 अगस्त को ली शैंगफू को आखिरी बार देखा गया था। तब उन्होंने बीजिंग में चीन अफ्रीका फोरम के मंच से भाषण दिया था। 29 अगस्त की शाम से ली शैंगफू के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगस्त में ही शैंगफू ने बेलारूस का 6 दिन का दौरा भी किया था, जहां वो जिनपिंग के रूस समर्थन मिशन के संदेश वाहक बनकर गए थे। लेकिन पिछले 14 दिन से रक्षा मंत्री ली शैंगफू कहां हैं, कोई नहीं जानता। खबर यह भी है कि ली शैंगफू पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। रक्षा मंत्री बनने से पहले ली शैंगफू सैन्य उपकरण विकास विभाग के मंत्री थे। रक्षा मंत्री बनने के बाद उनके खिलाफ करप्शन से जुड़े आरोपों को लेकर विभागीय जांच भी शुरू हुई थी, जिसमें शैंगफू को नियम तोड़ने का आरोपी पाया गया था। अमेरिका ने भी शैंगफू पर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं। आपको चीन के विदेश मंत्री रहे किन गैंग का नाम भी याद होगा, जो अचानक से लापता हो गए थे। पश्चिमी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि गैंग का चीन की एक मशहूर टीवी एंकर से अफेयर था। इनकी कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे।
लेकिन 1 महीने बाद भी जब किन गैंग की कोई खबर नहीं आई तो जिनपिंग ने उन्हें विदेश मंत्री के पद से हटा दिया था। इस घटना के लिए भी कई खबरों में जिनपिंग पर ही शक जताया गया था।